नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी संदेश पर। मैं हूं आयुष संदेश। आज की खबर इसलिए खास है क्योंकि मलेशिया की पुलिस ने एक ऐसा नेटवर्क को पकड़ा है जिसमें बांग्लादेश से आए लोग शामिल थे और उसके तार सीधे आईएस यानी इस्लामिक स्टेट से जुड़े निकले। और दोस्तों, ये सिर्फ मलेशिया का मामला नहीं है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए ये हमारे लिए भी उतना ही चिंता का विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। मलेशिया में हर साल हजारों बांग्लादेशी लोग जाते हैं। कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई प्लांटेशन में, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो कोई सर्विस सेक्टर में। लेकिन इस बार जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। मलेशिया की पुलिस ने एक इस्लामिक स्टेट यानी आईएस से जुड़ा नेटवर्क को पकड़ा है जिसमें बांग्लादेश से आए कुछ लोग शामिल थे। इस खबर की शुरुआत होती है 27 जून 2025 से, जब मलेशिया के गृह मंत्री ने कहा कि 36 बांग्लादेशी नागरिकों को एक ऐसे नेटवर्क के आरोप में पकड़ा गया है जो आईएस यानी इस्लामिक स्टेट की विचारधारा फैलाता था और फंड इकट्ठा करता था। फिर 4 जुलाई 2025 को मलेशिया के पुलिस प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया कि ये लोग ज्यादातर कारखानों, निर्माण और सेवा क्षेत्र में काम करने आए मजदूर थे और सोशल मीडिया पर आईएस सपोर्ट वाला कंटेंट शेयर करके अपने ही समुदाय में भर्ती की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी निकला कि कुछ पैसे ई-वॉलेट और अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सर्विसेज से बाहर भेजे जा रहे थे ताकि सीरिया और बांग्लादेश में बैठे आईएस नेटवर्क तक पहुंचे। अंदाजा ये भी है कि ऐसे ऑनलाइन ग्रुप्स में कुल मिलाकर करीब 100 से 150 लोग जुड़े हो सकते हैं। स्पेशल ब्रांच की टीम ने बताया कि ये गिरफ्तारियां सेलंगोर और जोहोर स्टेट में हुई, जो ऐसे इलाके हैं जहां प्रवासी कामगार ज्यादा रहते हैं। अब चलिए जरा डिटेल में समझते हैं। 15 अगस्त 2025 को जोहोर बहारू की सेशंस कोर्ट में 2 बांग्लादेशी नागरिकों मोहम्मद मामून अली उम्र 31 वर्ष और रिफात बिशत उम्र 27 वर्ष पर औपचारिक आरोप दायर हुए। न्यायालयीय अभिलेख बताते हैं कि मोहम्मद मामून अली पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर सहीफुल्ला इस्लाम नाम के अकाउंट के जरिए 28 जुलाई 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक आईएस का समर्थन करने वाली पोस्ट शेयर की। ये मलेशियाई दंड संहिता की धारा सेक्शन 130J सब सेक्शन 1 पैराग्राफ A ऑफ द पीनल कोड के अंतर्गत आता है, जिसकी सजा आजीवन कारावास या अधिकतम 30 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकती है। रिफात बिशत के मामले में आरोप है कि उनके मोबाइल फोन में आईएस के ध्वज वाली छवि मिली। ये बरामदगी जोहोर के लार्किन इंडस्ट्रियल एस्टेट में 10 जुलाई 2025 को हुई बताई गई। ये धारा सेक्शन 130JB सबसेक्शन 1 पैराग्राफ A ऑफ द पीनल कोड तहत प्रतिबंधित आतंकी प्रतीक सामग्री रखना कानून के तहत अपराध माना जाता है, जिसकी सजा अधिकतम 7 वर्ष की कैद, जुर्माना और जब्ती तक हो सकती है। अदालत में दोनों के मामले की अगली तारीख 12 सितंबर रखी गई है ताकि दुभाषिए की नियुक्ति जैसे औपचारिक काम निपटें। इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से सरकारी अभियोजकों के नाम भी कोर्ट में रिकॉर्ड हुए और पहली पेशी में सामान्यतः जैसा होता है आरोप पढ़े गए। विस्तृत बहस बाद में होगी। वहीं कोर्ट रूम की कार्यवाही शाम के 4:30 के आसपास तक चली। बाकी बचे 36 में से 5 पर सीधे आतंकवाद संबंधी धाराएं लग चुकी हैं। 15 लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई और 16 को आगे जांच के लिए हिरासत में रखा गया। दिलचस्प बात यह कि इस नेटवर्क में किसी मलेशियाई के शामिल होने के साक्ष्य नहीं मिले, यानी टारगेट थे विदेशी मजदूर और रिक्रूटमेंट भी उनके बीच। न्यूज एशिया ने बताया कि बांग्लादेश सरकार ने मलेशिया के साथ पूरा सहयोग का भरोसा दिया है। इतना ही नहीं, जो लोग मलेशिया से वापस भेजे गए उनमें से 3 लोगों को ढाका पहुंचते ही वहां की एजेंसियों ने स्थानीय कानून के तहत हिरासत में लिया ताकि जांच आगे बढ़े। उधर कुछ बांग्लादेशी अधिकारियों ने शुरुआती दिनों में यह भी कहा कि ओवरस्टे जैसे कागजी मामलों को भी देखा जा रहा है। मतलब उनके यहां भी आधिकारिक लाइन ये थी कि सुरक्षा और माइग्रेशन कानून दोनों ट्रैक्स पर बात चल रही है। दोस्तों, ये सिर्फ गिरफ्तारियों की खबर नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड है। मलेशिया की अर्थव्यवस्था, उत्पादन, पाम ऑयल प्लांटेशन, निर्माण, सर्विस सेक्टर, सबको विदेशी मजदूरों की बड़ी संख्या चाहिए। बांग्लादेश से हर साल हजारों लोग पूरी तरह वैधानिक तरीके से आते हैं, मेहनत करते हैं और अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं। ये बिल्कुल साफ बात है। मगर इतनी बड़ी प्रवासी आबादी के साथ
कई बार सिस्टम में कुछ कमियां रह जाती हैं। भर्ती एजेंटों का शोषण, कर्ज का बोझ, पासपोर्ट जब्ती, भाषा की दिक्कत और सामाजिक अलगाव। इसी गैप को कुछ उग्रवादी भर्तीकर्ता इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। फेसबुक पोस्ट, बंद मैसेजिंग ग्रुप, धार्मिक लिबास में कट्टरता का पैकेज और सालाना सदस्यता शुल्क जैसा आइडिया। पुलिस ने तो यहां तक कहा कि कुछ सदस्यों से सालाना 500 रिंगित तक मेंबरशिप फीस जैसी वसूली के संकेत मिले। यानी पूरी गतिविधि को वैध चंदे या कम्युनिटी सपोर्ट के नाम पर छिपाने की कोशिश हो रही थी। अब सवाल, ये खबर भारत के लिए क्यों अहम है? नंबर 1, मलेशिया और भारत के बीच समंदर की दूरी ज्यादा नहीं है। अगर हमारे पड़ोसी देशों में IS जैसे आतंकी नेटवर्क सक्रिय हो जाते हैं तो उनका असर समुद्री मार्गों, तस्करी रूट्स और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। नंबर 2, मलेशिया में करीब 20 लाख भारतीय रहते हैं। अगर वहां आतंकवादी नेटवर्क मजबूत होता है तो उनके लिए खतरा बढ़ सकता है। नंबर 3, इस केस में आरोपी बांग्लादेशी हैं, लेकिन इनके तार IS से जुड़े हैं। दक्षिण एशिया में आतंकवाद का नेटवर्क अक्सर मल्टी कंट्री होता है, यानी एक देश में भर्ती, दूसरे में फंडिंग, तीसरे में हमले की तैयारी। अगर ये नेटवर्क मलेशिया में मजबूत होता है तो उसका असर भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा और सुरक्षा सहयोग पर भी पड़ सकता है। नंबर 4, भारत और मलेशिया दोनों इंडो पैसिफिक रीजन में हैं। यहाँ सुरक्षा और नौसैनिक सहयोग अहम है, क्योंकि भारत मलाक्का स्ट्रेट के जरिए अपना व्यापार करता है और आतंकवाद या समुद्री लूटपाट से यह रूट खतरे में पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन 28 अप्रैल से 21 जून के बीच चला और जिस ग्रुप को पकड़ा गया उसका नाम था गराकन मिलिटेंट रेडिकल बांग्लादेश। टिडर डिप्लोमेट ने यह भी बताया कि इस नेटवर्क के करीब 150 से 200 सदस्य थे, जो हर साल 500 रिंगिट यानी लगभग 117 अमेरिकी डॉलर बतौर मेंबरशिप फीस देते थे। इसके अलावा डोनेशन से भी पैसा आता था, जिसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे टच एंड गो और बी कैश के जरिए मैनेज किया जाता था। अब आते हैं रिएक्शन और कॉन्टेक्स्ट पर। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि मलेशिया में 2016 के बाद से आतंकी गिरफ्तारियां कम हो गई थीं, लेकिन अब फिर से सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। अरब न्यूज ने लिखा कि मलेशिया साफ करना चाहता है कि वो अपने देश को चरमपंथी सोच और भर्ती का अड्डा नहीं बनने देगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस पर जोर दिया कि सरकार चाहती है कि मलेशिया कभी भी चरमपंथी विचारधारा का बेस या ट्रांजिट हब न बने, और इसके लिए कड़ी निगरानी और इंटेलिजेंस को मजबूत किया जा रहा है। अब थोड़ी बड़ी तस्वीर देखते हैं। द डिप्लोमेट का कहना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में अब आतंकवाद की जड़ें डिजिटल दुनिया और प्रवासी समुदायों तक पहुंच रही हैं। जब कोई समुदाय आर्थिक और सामाजिक तौर पर कमजोर और अलग थलग हो जाता है तो कट्टरपंथी भर्तीकर्ताओं के लिए वो आसान निशाना बन जाता है। ये नेटवर्क भले ही मलेशिया में हमला करने की प्लानिंग न कर रहा हो, लेकिन विचारधारा फैलाने, नए लोग भर्ती करने और पैसों का इंतजाम करने में जुटा था, जो लंबे समय में एक बड़ा खतरा है। अब जरा आम आदमी की चिंता समझते हैं। क्या हर प्रवासी मजदूर संदेह के दायरे में आ जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। मलेशिया के अधिकारियों ने बार बार कहा कि बहुसंख्यक लोग ईमानदारी से काम करने आए हैं और सिस्टम की कोशिश यही है कि जिन पर ठोस साक्ष्य न हो उनके साथ अन्याय न हो। यही वजह है कि छानबीन के बाद केस टू केस फैसले हुए। किसी पर सीधे आतंकी धाराएं, किसी को डिपोर्ट और किसी को आगे की जांच में रखा गया। अब सरकार को सुरक्षा तो मजबूत करनी ही होगी, लेकिन साथ में इंसानियत और प्रवासी मजदूरों के हक का भी ख्याल रखना होगा। लंबी अवधि में समाधान तभी मिलेगा जब क्षेत्रीय सहयोग, डिजिटल निगरानी, शिक्षा और शामिल करने वाली नीतियां एक साथ काम करें। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपने अभी तक स्टडी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि दुनिया भर की जरूरी और दिलचस्प खबरें आपको सबसे पहले में मिलती रहें। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बेझिझक कमेंट में पूछिए, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपका कोई सवाल नहीं भी है तब भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो को जिस किसी के साथ आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।